मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे दावेदारों की लड़ाई, अनुशासन की पढ़ाई की। देवभूमि उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल मिशन 2027 में जीत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। भाजपा अपनी नीतियों और उपलब्धियों के दम पर फिर से सत्ता में आने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सत्ताधारी सरकार की कमियों को जनता के बीच लेकर जाकर जीत का ताज पहनने की तैयारी में है। लेकिन इन तैयारियों के बीच अनुशासन का मुद्दा बेहद अहम बन गया है। यही कारण है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने टिकट की दावेदारी कर रही कार्यकर्ताओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि मीडिया और सोशल मीडिया पर दावेदारी संबंधी खबरों पर राज्य से केंद्रीय नेतृत्व तक ने आपत्ति जताई है। केंद्र के आदेश पर प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए स्पष्ट किया है कि भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है और हर एक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है, निर्धारित समय और मंच पर ही, जिसके चलते सोशल मीडिया के प्रचार और दावेदारी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा का मानना है कि कार्यकर्ता संगठन की मर्यादा को सर्वोच्च रखे। दूसरी ओर कांग्रेस पूरे प्रदेश में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन कर रही है। बीते दिनों प्रदेश के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुए सम्मेलन में कुछ नेताओं की मंच से अभद्रता का वीडियो सुर्खियों में है, जिसने कांग्रेस के अनुशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसके बाद पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित नेताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। वहीं दोनों विषय भले ही आंतरिक हों, लेकिन अनुशासन का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में चर्चा बटोर रहा है। और इसी बीच भाजपा की शक्ति पर कांग्रेस तंज कस रही है, तो वहीं कांग्रेस की आपसी टकरार पर भाजपा चुटकी लेती नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हर समय चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा 2027 में हारी सीटों को जीतने और अपने कुनबे में अनुशासन का पाठ आजकल कार्यकर्ताओं को बखूबी पढ़ा रही है। एक तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस भी ग्राउंड पर अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अंदर चल रही गुटबाजी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को परेशान कर रही है। हाल ही में ऐसा हुआ जब अचानक से मंच पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ बैठे कांग्रेस विधायक मयूख महर अचानक से नाराज हो चले। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसी क्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी पिथौरागढ़ में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया। तभी सम्मेलन के दौरान पिथौरागढ़ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष भावना नगरकोटी के संबोधन से विवाद शुरू हुआ, जिससे साफ पता चलता है कि दावेदारों और पार्टियों के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। वहीं राजनीतिक दल जीत के दावों के साथ पार्टी में मचे घमासान को लेकर एक दूसरे की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। जनता पार्टी 2014 में देश की सत्ता में डिजिटल इंडिया की बड़ी बड़ी बातें करके डिजिटल इंडिया का सपना दिखा करके आई थी। अब उसी डिजिटल इंडिया से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। सोशल मीडिया में भाजपा के कार्यकर्ता मुखर होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं तो ये भाजपा के नेताओं से हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि भाजपा के घर की जो अंतर्कलह है, जो सिर फुटवल है। देखिए, जिस बात को मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर ज़बरदस्त सिर फुटवल है, ज़बरदस्त अंतर्द्वंद है और ज़बरदस्त अनुशासनहीनता है, वहां पर कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। विधायक अध्यक्ष को अध्यक्ष मानने के तैयार नहीं है। आप देखें ना, पिथौरागढ़ में और प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी में बैठे हों, मंच में बैठे हों और विधायक खुलेआम बहिष्कार कर दे, तो कौन अनुशासनहीनता कर रहा है? ये बड़ी बात है, ये सोचने की बात है। इसी तरीके से नगर निकाय के चुनाव में हुआ। हम जैसे लोगों को तो मतलब विवश होकर पार्टी को अलविदा कहना पड़ा। उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला में और इसमें हमें कोई टिप्पणी करनी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि बार बार देखने में आता है कि कभी कांग्रेस यूकेडी को बीजेपी की बी टीम बताती है और कभी बीजेपी कांग्रेस की बी टीम बताती है। ये हमें बड़ा दुखद लगता है कि ये खुद आपस में एक रुपए के दो पहलू है, दो सिक्के के दो पहलू हैं और ये कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस जो अपनी कमजोरी दिखाकर फिर से उत्तराखंड में बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए, लोकतंत्र ही नहीं है उनके पार्टी के अंदर। अब कोई व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर वो अपने कामों के आधार पर अगर कहीं दावेदारी कर रहा है तो उसमें क्या ऐतराज होना चाहिए किसी पार्टी के नेता को?
या पार्टी के अध्यक्ष को, भाई दावेदारी करना सबका हक है, टिकट देना ना देना आपके हाथ में है। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, तो पार्टी में और हिंसा की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का ईश्वर रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है, और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है। एक तरफ 2027 के चुनाव सर पर खड़ा है, तो वहीं सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी और जीत का दावा पेश कर रहे हैं। अब तक की बात करें तो भाजपा का कुनबा अन्य विपक्षी दलों से कोई बड़ा है, और यही वजह है कि भाजपा कांग्रेस या अन्य दलों में सार्वजनिक तौर पर दिख रही सरफटौल के चलते अभी से ही अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा रहा है, ताकि आने वाले चुनाव से पहले जो तस्वीर मुख्य विपक्षी दल में गुटबाजी और लड़ाई की आ रही है, वैसा भाजपा के साथ ना हो। अब देखना ये होगा कि टिकटों की दावेदारी करने वाले प्रत्याशी और किस तरीके से रूठे हुए को पार्टी में खुश रखने का काम ये पार्टियां आने वाले समय पर करेंगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आशीष सैनी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और हमारे साथ में हैं पंकज पेनुली जी केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल, पीसी थपलियाल जी हैं वरिष्ठ नेता हैं यूएसएम की ओर से, रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मौजूद मेहमानों का। हनी पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है, मुझे लगता है ये उसकी तारीफ इस पूरे मामले में करनी चाहिए और होती भी है, क्योंकि उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है। उस लिहाज से ही हर एक कार्यकर्ता, हर एक यहाँ तक कि नेता को भी काम करना होता है। जो उसे तोड़ता है वो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतता है। लेकिन क्योंकि बीजेपी खुद बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस है, ये कहना गलत नहीं है। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा है, तो ऐसे में उन सब को मैनेज करना, क्योंकि टिकट की दावेदारी लगभग हर बड़े नेता की होती ही होती है, चाहे अलग अलग जगहों से हम नाम ले लें। कई सारे नेताओं ने दावेदारी अभी से ठोकना शुरू भी कर दिया है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर हमें टिकट मिलता है तो हम बेहतर काम करेंगे। अब एक एक सीट पर अपनी पहले से मौजूद कार्यकर्ता को, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा था नेता को, और दूसरा उसी क्षेत्र में दूसरे दल से आए बड़े नेता को मैनेज करना भी अपने आप में एक चुनौती होगी। नहीं लगता कि अनुशासन जो है वो ना टूटने पाए? इसके लिए क्या कदम उठाएगी बीजेपी? देखिए गरिमा जी, सभी पैनलिस्ट को हमारे साथ ही जितने हैं उनको नमस्कार। अब मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश। केंद्रीय नेतृत्व ने दावेदारी पर रोक लगाई है, ऐसी रोक नहीं कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर दावेदारी करें। ये इस चीजों को कहा गया, अनुशासन के तहत कहा गई बात है कि जो भी व्यक्ति प्रत्याशी बनना चाह रहा है, जो दावेदार है, वो अपना एक उचित प्लेटफॉर्म, जो कि हमारी कोर कमेटी होती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे सांसदगण हैं, उन सबके समक्ष उन चीजों को रखा जाए, न कि सोशल मीडिया के जरिए ये बातें कही जाए, क्योंकि सोशल मीडिया निश्चित तौर पर लोगों को अवेयर करने वाली चीज है, लेकिन ये नहीं है कि हमारे पार्टी में कौन कार्य करेगा, कौन प्रत्याशी बनकर आएगा, कौन विधायक बनेगा, इसके लिए कोई सोशल मीडिया जरिया नहीं है। वो देवतुल्य जनता हमारी जरिया है, कोर कमेटी हमारे जरिया है, हर पार्टी का एक अनुशासन है, उसका एक जरिया है, और उसी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची गई है। अनुशासन पर्व मनाने वाली पार्टी ही सिर्फ सुशासन दे सकती है, और उस सुशासन को देने की दशा में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है। अभी मैं शीशपाल बिष्ट भाई की बात को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जो डिजिटल इंडिया का भारत को सपना दिखाया था, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि डिजिटली क्या वो आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं हर जगह? आजकल तो एक सामान्य सी बात है गरिमा जी कि हम लोग अपना पर्स एक बार घर को भूल जाए तो कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मोबाइल चलता फिरता हमारा पर्स है, हर काम इससे होता है। वो डिजिटल चीजों का भी यूज कर रहे होंगे, पेटीएम वगैरह भी यूज कर रहे होंगे, अकाउंट की डिटेल्स भी उसी के तहत देख रहे होंगे, बिजली का बिल, पानी का बिल भी जमा कर रहे होंगे, लेकिन वो ये कहते हैं डिजिटल इंडिया के युग में हम इस तरह का कार्य करें। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया डिजिटल चीजों का ही साधन है, लेकिन पार्टी में अनुशासन होना बेहद जरूरी है, और उस अनुशासन के लिए एक कदम अगर हमारी पार्टी उठाती है, पार्टी विद डिफरेंस उठाती है, भारतीय जनता पार्टी उठाती है, तो इसमें क्या कोई गलत चीज तो है नहीं। और एक बात मैं गरिमा जी कहना चाहूंगी कि एक कहावत बहुत पुरानी चली आ रही है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। किस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में, जो आज शीशपाल बिष्ट भाई बोल रहे हैं,
मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि परिवर्तन यात्रा में जिस प्रकार से आपने वो परिवर्तन कर कर दिखा दिया है अपनी पार्टी में, जो कि पूरी जनता देख रही है, ट्रोल हो रहे हैं आप लोग की मंच पर आपके प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं और वहीं पे मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो कुर्सी छीना जब्ती सम्मेलन बनकर रह गया था, वो कोई पिथौरागढ़ में परिवर्तन यात्रा सम्मेलन तो रहा नहीं था। और परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ, ये परिवर्तन हुआ कि आप लोगों के दिल की जो बातें हैं वो जुबान पर निकल कर आई और आपने उसका पूरा ठीकरा एक महिला पर ले जाकर फोड़ दिया। फिर से आपने यही दिखाया कि यह पार्टी, आपकी कांग्रेस पार्टी, पूरी तरीके से नारियों के खिलाफ शुरू से रही है। नारियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात हो, चाहे नारी शक्ति बंधन अधिनियम में वोट ना देने की बात हो, चाहे किसी भी तरीके से नारियों को टिकट ना देने की बात हो, इन सब चीजों में आप लोग एकदम आगे रहते हैं। इन सब चीजों का फिर दिखावा ना करें कि हमें उस महिला का दर्द है, हमें इस महिला का दर्द है। अगर इतना ही दर्द चिटक चिटक कर बाहर आता है तो उस महिला के ऊपर कार्यवाही करने से पहले आप, क्योंकि वो सिटिंग विधायक हैं, उन्होंने पार्टी को छोड़ा, पार्टी की मीटिंग को छोड़ा, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगे, उन पर एक्शन न लेकर एक महिला पर के एक्शन लिए जा रहे हैं, और जिसमें उस महिला की तरफ से पूरे वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बदतमीजी कौन कर रहा है, मुर्दाबाद जिंदाबाद कौन लगा रहा है। उसके बावजूद ठीकरा पूरा का पूरा उठाकर उन्होंने नोटिस किसको दिया? कारण बताओ नोटिस? एक महिला को। ये कह सकते हैं कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस प्रकार से ये बातें करते हैं, बड़ी बड़ी महिला, महिला शक्ति, हम महिला हैं, और क्या था एक इनका बहुत नारा उस समय प्रियंका वाड्रा का हो रहा था, हाँ लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ, निश्चित रूप से मैं ये कह रही हूँ, जब लड़ने की बात आई उस लड़की की, उस महिला की, तो उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। आपने प्रियंका वाड्रा को फिर एक बात ये साबित करके दिखाया कि तुम सिर्फ नारे लगाओ, धरातल पर हम नारियों का और महिलाओं का सफाया ऐसे ही करेंगे जो तुमने हमें शिक्षा दी है। और गरिमा जी ये जितना भी कहें, कुछ भी कहें, नीति और उपलब्धियों पर भरोसा पे मोहर आपकी बार फिर चलिए वो ठीक है, लेकिन अपने अनुशासन की इस बार अग्नि परीक्षा में आपके कितने लोग पास होते हैं ये भी तो देखना काफी अहम होगा। ये तो कांग्रेस के लिहाज से बातें हो गई, लेकिन आप अपनी पार्टी में कैसे मैनेज करते हैं, उस अग्नि परीक्षा में कितने लोग पास होते हैं, है ना, वो बड़ी बात है। आ रही हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है और करोड़ों कार्यकर्ता इसमें हैं। उन कार्यकर्ताओं में क्योंकि बहुत लोग हैं, हमारा परिवार, हमारा कुंबा बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि आपकी पार्टी हल्की खटपट और खटखट होती भी है तो हमारे परिवार के मुखिया उसको उसी समय शांत करा देते हैं, लेकिन उसको लगातार प्रक्रिया में नहीं रहने देते हैं। परिवार के मुखिया उन सब चीजों को, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी बातों को निराकरण कर दिया जाता है, उसको कंटिन्यू नहीं रखा जाता है। आप इनकी आंख के कंटिन्यूटी को आप देखिए ना, राजेंद्र भंडारी जी को हरीश रावत के गुट ने थप्पड़ मारा, उसके बाद आरएन शर्मा विकास नगर तरफ से वो टिकट नहीं मिला तो वो ग्लासेस फोड़ देते हैं पूरे कार्यालय के। आप हमारे किसी एक नेता का तो नाम बताइए कि अगर उन्हें टिकट ना मिला हो तो उन्होंने भाजपा कार्यालय को तोड़ फोड़ दिया हो। और बहुत से एग्जाम्पल है। करण महाराज जी जो इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनको ही उन्हीं के कार्यालय में घुसकर इनके ही कार्यकर्ता थप्पड़ मारते हैं और इंडियन फिल्म की शूटिंग की तरह उनको कहते हैं कुर्ता पैजामा ठीक करके बाहर आना, नहीं लोग तुम पर हंसेंगे। जैसे इंडियन फिल्म सरी दिलकिटी वो वाला, वो पूरा प्रकरण उनके साथ हो चुका है। तो एक दो एग्जाम्पल नहीं, अनेकों करोड़ों एग्जाम्पल हैं। करण मारा को जिस समय वहां पर मीटिंग में बैठना था वो वहां पर ना होकर होटल में थे, गणेश गोदियाल जी कार्यकर्ताओं के साथ उनका इंतजार कर रहे थे और काफी कुछ उस समय गरिमा जी होटल का सुनने में आया था। दबी जबान पे बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत कुछ खुली जबान से सोशल मीडिया ने ही दिखा दिया था। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास में और हमारे साथ में आशीष सैनी जी। आशीष जी, आपने सुन लिया होगा हनी जी को, कांग्रेस पार्टी को लेकर जो तंज भारतीय जनता पार्टी कस रही है उसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास में, क्योंकि वो अपने अनुशासन की पढ़ाई तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। उनका अपना प्रोटोकॉल है, सबको मानना होगा, चाहे वो कांग्रेस से गया शख्स हो या फिर उनकी पार्टी में पहले से मौजूद उनका कार्यकर्ता और नेता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी है और साथ ही साथ जवाब? नहीं, पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी परीक्षा थी जहाँ भाजपा ने अपने अनुशासन को प्रूव करने का काम किया। ये तानाशाही को अनुशासन का काम कह रहे हैं। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता, मुझे बताइए क्या सरकार में उन्होंने कोई छोटी सी मांग उठाई हो, कोई जनता के हित की कोई आवाज उठाई हो,
और उसके बारे में कोई बात की हो, क्योंकि वहां बोलने तक की मनाही है। वहां विधायक माननीय नहीं है, वहां विधायक दयनीय होते हैं और वो केवल अपना वक्त बिता रहे हैं। अगर वक्त बिताने में यदि सरकार के खिलाफ आलोचना करेंगे तो उनका प्रणव सिंह बनने में और उनका सुरेश राठौर बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। भाजपा बिल्कुल कान पकड़कर बिठा देती है, नेता बनाती है, और कान पकड़कर उतार देती है, नेता पद से हटा देती है। भाजपा के जो लोग पद पर है उनको लोग मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। जब वो पद से हट जाते हैं उन्हें कोई नहीं पहचानता। मैं एक शब्द में कहूंगा, आप इसका गलत अर्थ निकालने की जरूर ये हनी पाठक जी कोशिश करेंगी। मैं कहूंगा भाजपा राजनीतिक रूप से नेता पैदा करने में अक्षम है, नहीं पैदा कर सकती। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के नेताओं की तरफ देखती रहती है, कोई नाराज होकर उधर को आ जाए तो इनकी दुकान में भी कुछ सामान हो। अब मैं असली बात पर आता हूँ, उत्तराखंड राज्य के विषय पर। उत्तराखंड राज्य में आज सरकार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। चुनावी वर्ष में क्या काम किया है ये बताने का इनके पास समय नहीं है। कांग्रेस पर चुटकुले बनाएंगे, कांग्रेस की जो लड़ाई होगी उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का काम करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि अरविंद पांडे के अवैध निर्माण पर जो नोटिस दिया था उसमें क्या कार्रवाई हुई। जो इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, उन्होंने अवैध खनन पर जो बात की थी उसमें क्या कार्रवाई हुई। इनके दो सांसद अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता के अनेक मुद्दों पर आवाज उठाने का काम किया, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई। और ये बता दीजिए कि ये मुख्यमंत्री जी कितने दिन तक है, कितने दिन हटेंगे। ये हम लोग जो उत्तराखंड के धड़कन बढ़ाने का काम, हाँ जी मैं आती हूँ। हाँ दिल्ली जाते हैं तो वापसी में इनके हफ्ते की खबर लेकर हाँ जी मैं आती हूँ। पीछे मत बोलिए, चिंता मत कीजिए, अभी हम सरकार में होंगे। हानि जी आप रुकेंगी तो मैं उन्हें इंटरप्ट करूंगी। हानि जी आप रुकेंगी तो मैं उन्हें इंटरप्ट कर पाऊंगी, प्लीज। हाँ आशीष जी। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। कांग्रेस ने अनेक मुद्दों पर बात की। हमने कहा बेरोजगारी, इन्होंने कहा हमने 23,000 रोजगार दिए। हमने कहा 86,000 पद खाली पड़े, उस पर बात नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि हमने औद्योगिक विकास पर मुख्यमंत्री ने 70 करोड़ रुपए खर्च करके फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन किया। राज्य में निवेश कितना आया? 0 रुपए का। इन्होंने कहा आशीष जी थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा ठीक है, जल्दी दया कर दीजिए विपक्ष पर, थोड़ी सी दया विपक्ष पर भी। और हम जो प्रमुख विपक्षी दल है 10 सेकंड फालतू मिल जाने चाहिए। अभी जो 12,000 करोड़ का हाईवे बनाया वो टूट गया, उस पर कोई बोलने वाला अभी तक 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं आपकी पक्ष की बात करने जा रही हूँ, इसलिए आपको रोकूंगी। लेके सामाजिक विकास तक बीजेपी 0। ठीक है, केवल चुनाव आयोग के भरोसे चुनाव में जीत रहे हैं। अब ये कहकर आपको पता है ये चुनाव आयोग के भरोसे जीत रहे हैं, अगर आपने ये कह दिया इसके बाद फिर क्या किया जाए? हम इनको पहले बिना चुनाव के घोषित कर दें? नहीं कैसे कर दें, इनसे लड़ेंगे हम। नहीं तो जब ये कह दिया आपने तो आपने कोई गुंजाइश छोड़ी क्या? कोई गुंजाइश छोड़ी आपने? नहीं अभी चिंता न कीजिए, अभी बहुत सारी जांच रिपोर्ट सामने आने वाली है। पूरी देश की जनता इन्हें उखाड़ कर फेंकने वाली है, जिस तरह की चोरी इन्होंने देश के लोकतंत्र में की है। कांग्रेस ने तैयारी कर ली है, टिकट से पहले जो चल रहा है बयानबाजियां, इसको लेकर चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने कर ली। हमारी पूरी तैयारी है, हमारा बूथ मैनेजमेंट से लेकर अब हमने जो कैंपेन अपना स्टार्ट किया है 4 अलग कोनों से 4 अलग नेताओं के नेतृत्व में स्टार्ट किया है, और उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जहां कहीं थोड़ी बहुत समस्या है वो पहले ही सामने आ जा रही है, चुनाव के वक्त सामने आती तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास में। पंकज पेनोली जी का रुख करेंगे, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल। पंकज जी बहुत स्वागत आपका। सर, मुख्य दोनों ही दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी अपनी अपनी तैयारी के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूकेडी इस बार कह रही थी कि हम आम जनता के बीच अहम मुद्दों को लेकर जाएंगे, स्थानीय मुद्दों की आवाज को और बुलंद करेंगे, लेकिन क्योंकि दोनों की अनुशासनहीनता को लेकर सामने आ रही बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, या कौन कितना अपने लोगों को, अपने नेताओं को अनुशासन में रख पाएगा, इस पर बात कर रहे हैं। यूकेडी का क्या स्टैंड है, कितनी तैयारी है यूकेडी की? क्योंकि हर बार यूकेडी को एक बात कहती है कि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी तैयारी नहीं है, उतना सहयोग नहीं है जितना कांग्रेस या बीजेपी के पास है। तो क्या इस बार भी यही हमें सुनने को मिलेगा या कुछ मजबूती यूकेडी में जरूर दिखाई देगी? यूकेडी तो कुछ 4 टुकड़ों में बटी हुई है। ठीक है आशीष जी, ठीक है। चलिए, वैसे कांग्रेस के कम टुकड़े नहीं है उत्तराखंड में, इसमें मैं गुट गिना सकती हूँ आपको उंगली पर, ठीक है? तो मुझे और कांग्रेस हो सकता है, देखिए जिसके पास कुछ नहीं होता ना उसको कुछ खोने का डर नहीं होता आशीष जी, और जिसके पास कुछ होता है उसे भी
खोने का डर रहता है कम से कम। तो आपके पास जो कुछ सीटें बची है ना, उनको भी संभालिए कम से कम। उन चीजों को देखिए, अनुशासनहीनता जो आपके लोग करते हैं उसको रोके। तो किसी पर ये टिप्पणी करना, आपको पता है हम जब इस पर 27 के चुनाव पर चर्चा करें, आप ही के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने ये तक बयान दिया है कि शायद आने वाले चुनाव में यूकेडी के साथ कोई बातचीत हो जाए। और अगर आप ये कहेंगे कि यूकेडी कुछ 4 टुकड़ों में बटी हुई है, तो फिर कैसे आपकी बातचीत बनेगी आगे? यूकेडी से ये राय लेना कि इनके इन दलों में गुटबाजी है, वो कैसे देंगे? ये बीजेपी और कांग्रेस को कैसे बात करेंगे? नहीं, क्यों आप दोनों को जरूरत पड़ी है, इनकी समय पर आप दोनों को इनकी जरूरत पड़ी है। चलिए ठीक है, की जरूरत हमें भी है, यूकेडी की जरूरत बीजेपी को भी है। तो वही मैं कह रही हूँ कि फिर आप उसको इतने हल्के में नहीं ले सकते सर। चलिए ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी ठीक नहीं होता। ऐसा है, ये दोनों दो है ना, कांग्रेस जिस छलनी में 100 छेद हो, वो छलनी जरा कम बोले तो ज्यादा बेटर है। हरीश रावत की गुट अलग है। अब आशीष जी शांत, पहले अपना तो कर लो, अपना मुंह सही कर लो, फिर आगे बात करना कांग्रेस का गठबंधन के लिए। अभी दो नेता बीजेपी के। सर प्लीज आप लोग एक एक करके। आशीष जी आप प्लीज शांत रहेंगे, प्लीज। कोई टिप्पणी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, बिल्कुल प्लीज। हाँ बोलिए पंकज जी। और आप छोड़िए उस मुद्दे को, मैंने उसका जवाब दे दिया है। आप प्लीज मुद्दे पर आइए कि आप 27 में कितने तैयार हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए गरिमा जी, यूकेडी इस बार पूरी तरीके से 70 की 70 सीटों पे लड़ेगी। हाँ, ये कंफर्म है। ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी 2-3 बार बोल चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल चुके हैं, और इस बार कंफर्म है हम 70 की 70 सीटों पे लड़ेंगे। और जहां तक संसाधन और बाकी चीजों की बात है, यूकेडी पूरी तरीके से इस बार तैयार है। इस बार दोनों पार्टियां जो हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, इन दोनों को यूकेडी जो है एक तगड़ी टक्कर देने के लेवल पे है, और अच्छी टक्कर इन दोनों को दी जाएगी। और अप्रत्याशित नतीजे यूकेडी के इस बार जो है आपको विधानसभा में देखने पड़ेंगे। देखिए, जहां तक बात आज का टॉपिक था कि अनुशासन की बात थी, तो कांग्रेस का अनुशासन, ये हिस्ट्री पुरानी रही है। जैसे कि एनी पाठक जी ने बताया है कि कहां क्या, तो वो सारे टाइम किल नहीं करना चाहता हूं, उन्होंने ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दी है कि कांग्रेस का कहां क्या था। और बीजेपी को इस बार अनुशासन में इसलिए मुश्किल आ रही है कि जो 2024 से पहले एक मिशन शुरू करा था बीजेपी ने लोग जोड़ने का, वो अब उनके गले की फांस बन गई है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी टिहरी से आया है। टिहरी में इनके प्रदेश अध्यक्ष जी जो हैं, वो टिहरी में गए थे, और इनके जो पूर्व विधायक नेगी जी, उनके द्वारा उनको जहां पे घेरा गया और जहां पे उनसे बात की गई, तो वो साफ साफ बताता है कि बीजेपी के अंदर जो बाहर से आए लोग हैं कांग्रेस से, वो लोगों के कारण इस बार बीजेपी को भी टिकट बांटने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। लेकिन यूकेडी के पास ऐसा कुछ नहीं है। यूकेडी के पास फर्स्ट गोइंग एडवांटेज है। हमारे लोग क्लियर हैं, हमारे घर में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। और अभी तक जो है, जुलाई के एंड तक यूकेडी की पहली लिस्ट जो है प्रत्याशियों की, 20-25 प्रत्याशियों की लिस्ट जुलाई एंड तक घोषित हो जाएगी, 24-25 जुलाई को ये। और उसके बाद दूसरी लिस्ट सितंबर में आएगी, और तीसरी आपको जो है वो नवंबर के आसपास, नवंबर तक यूकेडी के सारे 70 के 70 टिकट दे चुके होंगे। और जो भाजपा और कांग्रेस की बात जहां तक है, ये एंड तक जाएंगे, और एंड में जो नुकसान इनका होगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर आप फाइट करते हो तो आपको प्रॉब्लम इश्यू बाद में आएंगे। ठीक है पंकज जी, मैं लौटती हूँ, लेकिन बस इसीलिए कहते हैं कि बहुत सोच समझ कर एक शब्द बोलना चाहिए। आप जो टीवी पर बैठकर कह रहे हैं, इससे बचना चाहिए। खैर, मैं लौटूंगी अपनी चर्चा में, और मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे हैं। के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूएसएसएम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, यूकेडी और कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पूरी तैयारी के साथ 27 में उतरने को तैयार है, लेकिन अन्य दलों का क्या? क्योंकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं ये सब एक साथ चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के सामने हो सकते हैं। क्या ऐसी कोई तैयारी चल रही है? यूएसएसएम हो गया या राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी हो गई, क्या इन सब के बीच कोई चर्चा है? में जो राजनीति है वो बहुत निम्न स्तर पे जा चुकी है, जबकि कभी राजनीति सेवा का सर्वोच्च पायदान होता था और यहाँ पे जो कोई आता था उसका जन सरोकारों से ही मतलब रहते हुए काम करते हुए दिखता था। लेकिन अब राजनीति एक व्यवसाय बन चुकी है और राजनीतिक दल जो है वो गैंग बन चुके हैं। और इस तरह से जो संकटकालीन स्थिति में राजनीति इस समय खड़ी है और हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक एक करके उनको निकल गई है। ताकत बल टीएमसी के क्या चिथड़े भारतीय जनता पार्टी ने किए। लोकतांत्रिक मर्यादा, पूरी जो मर्यादाएं होती हैं उनको तोड़ते हुए पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो दिल्ली की पार्टी रही हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना जैसे ताकतवर नेता रहे हो, चाहे एनसीपी जैसे शरद पवार जैसा खांटी नेता, सबको शिकस्त देते हुए जो अंग्रेज करते थे, जिस समय अंग्रेज यहाँ आए थे, वो जिस तरह से पूरी राज्य रजवाड़ों को खत्म करते हुए अपने में मिला रहे थे, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी सारी छोटी मोटी दलों को तोड़ते हुए अपने में मिलाती जा रही है। और इस स्थिति में जहां की पूरा धन लेकर खड़ी हुई, पूरे सिस्टम को अपने जेबों में रखी हुई भारतीय जनता पार्टी, उससे लड़ने का अगर मन बना रहे हैं उत्तराखंड के वीर बांकुरे, तो निश्चित रूप से हम सलूट करते हैं ऐसे लोगों को जो ऐसी ताकतवर पार्टी को चुनौती देने के लिए 2027 में तैयार है। लेकिन जहां तक हम देखते हैं कि हम ये सब जानते हैं और ये पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा भी डिवीजन करके लड़ेंगे तो खत्म है। ममता बनर्जी ने नहीं समझा था इस चीज को और आज उसके जीभ बाहर निकली हुई है, उसको पता ही नहीं कि कहां पड़ गई है वो। यही स्थिति अगर उत्तराखंड में हम क्षेत्रीय दलों का देखेंगे चुनाव के बाद तो दुख होगा। हमें अभी से समझना होगा कि हम तमाम जो दल हैं इनको यूनिफाइड होकर माफिया परस्त राजनीति को एड़ी गाड़ के चुनौती देनी पड़ेगी। ठीक है। अगर इनको जी मैडम। ठीक है सर, चलिए लौटते हैं आपके पास में। रविंद्रनाथ कौशिक जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका। रविनाथ जी, क्या कहना चाहेंगे? 27 में तैयारी सबकी है, दावे अपने पूरे हैं, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है और बहुत सारे दावे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दावे पूरे भी नहीं हो पाए या एक लंबे वक्त से बने रहने के बाद भी जो कमियां रह गई उसको लेकर नाराजगी होगी और इतने लंबे टर्नओवर के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत स्वाभाविक मानी जाती है। क्या इन सब का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है और लंबे वक्त से सत्ता से बाहर कांग्रेस पार्टी पर क्या भरोसा जताने की कोई गुंजाइश आपको जनता में नजर आ रही है? क्या लग रहा है? देखिए, लंबी एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, पश्चिमी बंगाल एक राज्य है, एक गुजरात एक राज्य है। पश्चिमी बंगाल में हिस्ट्री ये है राजनीति की कि कोई भी दल सत्ता में आता है तो वो 15-20 साल से पहले नहीं जाता। वहाँ की जनता परिवर्तन बहुत सोच समझ के करती है तो फिर उस पर टिकती है। गुजरात में भाजपा टिकी हुई है, लगता है कि इस बार जाएगी, लेकिन वो 30-35 साल से वहाँ टिकी हुई। तो इसलिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है भाजपा के लिए, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन एक बार मुझे क्लियर दिखाई देती है, पिछले चुनाव में कांग्रेस के राज्य बनने के बाद से सबसे कम सीटें आई और भाजपा की आज तक की सबसे ज्यादा सीटें आई। तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ माहौल से कि भाजपा की सीटें ऊपर जाने के बजाय थोड़ा कम होंगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन
जो राज्य पहले देख चुका 2 बार कि हंग असेंबली आ जाए और निर्दलीयों को और छोटी पार्टियों को मंत्री बनने का मौका मिल जाए, मेरे ख्याल है उत्तराखंड की जनता ये एक्सपेरिमेंट अब दोबारा करने वाली है नहीं। जहां तक दलों का सवाल है, तो मुझे आशीष जी से निवेदन करना पड़ेगा कि भाई हमारी उम्मीदें तीसरे कोण पे भी हैं, उपरांत से भी हैं, तो दोनों पार्टियां भाजपा और कांग्रेस जो है वो जनता पे कृपा करें और थोड़ा जो है जो यूकेडी आजकल हैंडीकैप है उसको थोड़ा स्पेस दें, उसे भी अवसर दें, ताकि यह जनता अगर भाई आपसे संतुष्ट, भाजपा से असंतुष्ट है और कांग्रेस से उतनी असंतुष्ट नहीं है, तो तीसरा उसके पास विकल्प होना चाहिए। निर्दलीय विकल्प बहुत अच्छा नहीं होता, निर्दलीय इतना बहुत आसान नहीं होता, साधन संपन्न आदमी ही जीत सकता है और वो फिर उसकी वसूली करने की कोशिश करता है। तो थपलियाल जी हैं, पैन्यूली जी हैं और 2-4 पार्टियां यानी स्थानीय दलों की एकता भी एक, हाँ। अखिल भारतीय जनसंघ के साथ मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो तीसरी पक्ष है उसको भी थोड़ा अवसर मिले। भाजपा को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई 70 में से 60 उसके पास आ जाए या 65 उसके पास आ जाए, विपक्ष को भी स्थान रहना चाहिए और कांग्रेस को इसके लिए अपना को तैयार करना चाहिए। जो 5 साल हैं वो विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को ऐसा बढ़त नहीं देते कि भाई जनता जो है कूद करके एकदम इधर आ जाएगी, आसान नहीं है। आप भाई अपना संगठन आप खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उसमें दुविधा है, गुटबाजी सड़कों पे दिखाई दे रही है, तो जनता को आप क्या संदेश दे रहे हैं? तो कांग्रेस को होमवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और यूकेडी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, थपलियाल जी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और भाजपा को आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। मुझे याद आता है कि जब हरीश रावत सरकार थी तो भाजपा ने 57 सूत्री आरोप पत्र जारी किया था। अब कांग्रेस वाले बार बार डिमांड कर रहे हैं कि भाई आपके श्वेत पत्र लाइए, अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए। भाई आप प्रमुख विपक्ष हैं, आप होमवर्क करिए ना कि भाई भाजपा को क्या करना चाहिए था, कहाँ चूक गई है। ठीक है जी, मेरा तो इतना कहना। ठीक है सर, चलिए लौटते मैं आपके पास में हनी पाठक जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। हनी जी क्या कहना चाहेंगे? नाराजगी, देखिए सबसे बड़ी बात, अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी स्तर पर हो सकता है तो एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी उसके लिए कितनी तैयार है? और देखिए आपसी कलह की बात अभी कांग्रेस को लेकर हुई, पिछले कुछ टर्म से लगातार कांग्रेस के साथ जुड़ी रही समस्या, भले वो उसको स्वीकारे ना स्वीकारे इससे फर्क नहीं पड़ता हमको, लेकिन आम जनता भी जानती है और खुद उनका दिल भी समझता होगा कि इसका कितना भुगतान उन्होंने भरा है। लेकिन बीजेपी भी इससे अछूती नहीं रही, बहुत सारे मामले रहे जहां अनुशासनहीनता हुई और सामने मीडिया के सामने खुलकर मामले आते चले गए। अभी हाल ही में भी कुछ ऐसे मामले सामने आए थे, तो इस सब से उबर पाना भी अपने आप में एक चुनौती होगी, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि आधी कांग्रेस तो आप खुद में शामिल कर चुके हैं। अब इस सबको संभाल पाना भी, क्योंकि कुनबा बढ़ता है, तो आपने पहले भी कहा था कि भाई खटपट तो होती है, लेकिन ये खटपट सिर्फ खटपट तक ही रहे, ज्यादा ना बड़ी हो पाए, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? और 27 में देखिए अलग लिहाज से तैयारी, आपने नए टर्म्स भी इस बार खूब जोड़े, नए मुद्दे आए, जो नहीं होता था देवभूमि में वो भी शुरू हो गया, सब कुछ करके देख लिया गया है। अब सिर्फ बारी है इलेक्शन की 27 की, तो क्या ये सारी समस्याएं, इनसे उबर पाना आसान होगा? देखिए गरिमा जी, जहाँ तक रही बात हमारे बड़े भाई साहब रविन्द्रनाथ कौशिक जी बोल रहे थे एंटी कन्वेंशन की, तो मैं भाई साहब को ये बताना चाहूंगी कि एंटी कन्वेंशन का हमने वो दौर भी देखा है जब प्रथम बार भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बदले गए थे, तो लगातार एंटी कन्वेंशन चल रही थी कि इतनी मुख्यमंत्री बदल दिए, फिर भाजपा यही आशीष सहनी भाई थे, यही और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, बार बार मीडिया में आकर कहते थे कि अब की बार जनता आपको आईना दिखाएगी, जो आपने इतने मुख्यमंत्री लादे हैं उसकी वजह से आप अब की बार जरूर हारेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर देशतुल्य जनता के आशीर्वाद से सत्ता में आई। अब मैं दोबारा बात करना चाहूंगी इस पर जो अभी आशीष भाई ने कहा तानाशाही। देखिए गरिमा की तानाशाही कहाँ होती है? तानाशाही वहां होती है जहाँ अध्यक्ष के सामने गाली चले, अध्यक्ष के कुर्ते फाड़े जाए, और तानाशाही कहाँ नहीं होती है? तानाशाही वहां नहीं होती है जहां अध्यक्ष के एक इशारे पर पूरी पार्टी एक लाइन में खड़ी हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फौज है,
कुछ लोगों की भीड़ नहीं है। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने कांग्रेस से इतने लोगों को जोड़ा। मैं उस सवाल का जवाब 2 बार सोचते देने को बार बातें कहीं और चली जा रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ गरिमा जी, एक महिला होने के नाते अगर हम कभी प्रेग्नेंट होते हैं तो हम 1 या 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, 100 बच्चे एक साथ तो हो नहीं जाते पैदा, किसी को भी एक एक करके बच्चे होते हैं। तो एक माँ के लिए 100 बच्चे भी हो तो भी वो सबको एक ही नजर से देखती है, भले ही पहला बच्चा किसी भी ईयर में पैदा हुआ हो, लास्ट बच्चा 2026। लेकिन कभी कभी यही बच्चे आपस में झगड़ा बहुत ज्यादा भी कर जाते हैं। ये झगड़ा सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, कभी कभी ये झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि घर में बंटवारा भी हो जाता है। आप ही के उदाहरण को और विस्तार दे रही हूँ। हाँ, बिल्कुल 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 कंटिन्यू। ये कह रही हूँ, हमारे घर आने वाला जो नया बच्चा भी होगा वो हमारे परिवार का वो सदस्य है जिसको मैनेज करने से लेकर, अनुशासन का पाठ पढ़ाने से लेकर, हर चीज की जिम्मेदारी से लेकर, वो जिम्मेदारी एक माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते वो परिवार के मुखिया की होती है और वो उसको बखूबी करेंगे। अभी आशीष भाई ने कई सारे आरोप लगाए। पंकज तनुजी जी, मुझे आपके लिए बात कहनी है कि आप बीजेपी के 2 नेता माने जाते हैं गरिमा जी, जो न्यूट्रल मुख्य बातों का जवाब देते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। तो इसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सप्रियाल जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं, आप जब भी बोलते हो ना बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और देखो, कोई भी आप पानी पियो, आपका हंसता हुआ चेहरा नजर आना चाहिए। जब आप कभी इनसे बाहर मिलते हो तो हंसते हुए जैसे मिलते हो वैसे ही डिबेट में भी मिलो, न्यूट्रल होके बात रखी हुई। क्या है ऐसा नहीं कि कांग्रेस में चलिए आपके अनुसार आप कहते हैं भाजपा नहीं सारे पाप की हो, तो क्या कांग्रेस एकदम पाप विहीन में रही है? उनके ऊपर कितने आरोप सिद्ध हुए, लेकिन आप उसके बावजूद सिर्फ भाजपा रखते हैं। सप्रियाल जी, उम्र के अनुसार, चीजों के अनुसार हमको तो कहा जाता है बड़ों से, बुजुर्गों से अनुभव लेना चाहिए। हम आपसे क्या सीखेंगे? हम आपसे ये सीखेंगे कि न्यूट्रल होकर कभी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के आगे कोई भी बात ना कर पाए। अब चलिए आशीष भाई, मैं आपकी बातों का जवाब देती हूँ। आपने कहा रोजगार के सृजन से लेकर और कई चीजों को लेकर कांग्रेस एकदम, भाजपा एकदम खराब प्रदर्शन दी है और उससे किसी ने भी उस पर काम नहीं किया। आपने निवेश की बात करी कि निवेश कितना आया? 3 लाख का वादा किया था, 1 लाख का इरादा पूरा कर दिया था उसी समय। 1 रुपए का भी नहीं आया, 1 नए रुपए का नहीं। देखिए, यही तो झूठ है। इसलिए तो आप कहते हैं ना कि आक्रोशित मत होइए, आपके झूठ पर आक्रोश आता है। आशीष जी, बस इसके बाद आप आशीष जी बेवकूफ समझते हैं कि आप जो मर्जी बोल देंगे और चुनाव आयोग की चुनाव आशीष जी वोट चोरी से चुनाव जीतेंगे। आशीष जी, आप जनता का शोषण कर रहे हैं। आप E20 पेट्रोल बेचकर भी शोषण कर रहे हैं और टोल लगाकर भी शोषण कर रहे हैं। आशीष जी पर शोषण कर रहे हैं। आशीष जी खिलाफ पूरे दिल में आग लगी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, अब ये आग फिर वोट में तब्दील होगी ना। आपके यहाँ बीच में बोलने से, सुनिए, आपके बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। सर आशीष जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए फायदा है। सर आशीष जी, देखिए, अरे आशीष जी सुनिए, पहले नहीं मैं नहीं सुनूंगी, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए। सर प्लीज, क्यों गला खराब कर रहे हैं? प्लीज सर, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर बोलिएगा। मैडम आप जल्दी कंप्लीट करिए। एक महिला अगर सौम्यता का रूप लेती है तो काली का भी रूप और चलिए हनी पाठक जी, आपके तेवरों से हम वाकिफ हैं, आप भी मुद्दे पर आइए। ऐसा मत मजबूर करिए कि आप अपने टर्न पर एक सेंटेंस। चलिए मैम, अब मुद्दे पर आइए आप भी, प्लीज प्लीज। हाँ बोलिए। MOU की ग्राउंडिंग की बात अगर करती हूँ तो दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 6,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, जिसमें धरातल पर भी उतारे गए 1 लाख करोड़ से। बहुत खूबसूरत लग रही है आपकी ये तस्वीर आशीष भाई, इसको तो फ्रेम करा के रखना चाहिए। आने वाले समय में कभी माला भी डालने के काम आएगी लोगों को, तो ये देखेंगे कि इस तरीके से आप कितने सुंदर लगे। कांग्रेस में हरीश रावत जी ने बहुत किया है मौन व्रत। ठीक है आशीष जी, मैं आती हूँ, इसके बाद आपको तोड़ना पड़ेगा अभी। हानि जी, धरातल पर उतरा MOU से देखिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जो जमीन पर उतरा है वो कचरी और करनी दोनों में एकदम सार्थक साबित हुआ है। हाथ कंगन को आरती के आशीष भाई, रुद्रपुर में निवेश उत्सव बनाकर 2026 में हमने आपको 2025 में हमने आपको सबूत भी दिया। ठीक है, परियोजनाएं नहीं मैम, परियोजनाएं नहीं गिनानी है मैम, परियोजनाएं नहीं गिनानी। ठीक है हो गया,
जताई गई है। हनी पाठक जी, फिर ये कहते हैं निवेश की बात में, मैं कांग्रेस वर्सेस भाजपा की अगर बात करूं, हाँ। तो फाइलों में MOU साइन हुए थे, धरातल पर जीरो थे। वो तो हमने G20 के बाद भी देखा, आज तक हमको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई। दावे तो बहुत सारे हमने खुद आम जनता तक खबरें पहुंचाई। हनी पाठक जी मैम सुनिए, ठीक है मैम, आपकी बात आ गई लगभग। और देखिए, परियोजनाएं गिनाने का कोई फायदा यहाँ पर है नहीं, क्योंकि आप उतना बखान कर नहीं पाएंगे इस कम समय में। आपकी परियोजनाएं बहुत हैं, आप उतना बखान नहीं कर पाएंगे कम समय में, इसलिए हम चाहते हैं वहां पर नहीं जाना। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि देखिए, आप अगर निवेश की बात करें तो निवेश को लेकर चर्चा हमने तब भी की जब G20 के बाद बहुत कुछ खास वहां पर देखने को बहुत सारे समिट्स हुए, उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बातें की गई थी, वो आज तक खड़ी नहीं हो पाई, अलग अलग कारण दिए गए, उस पर अलग अलग बातें हैं, लेकिन वो अभी चर्चा का विषय है नहीं, तो उस पर जाना नहीं है। आशीष जी चलिए, सवाल पूछा गया तब मैंने उठाया, ठीक है, नहीं हाँ मैं समझ गई, ठीक है मैम। आशीष जी, अब आप, इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि आप लोग मुद्दे पर रहिए, एक दूसरे के सवालों का जवाब देने लगेंगे तो फिर तो हो गया। ठीक है मैम, ठीक है, आते हैं आपके पास। आशीष सैनी जी कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से, फिर पंकज जी के पास जाएंगे। आशीष जी बोलिए। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 10 सेकंड का समय लेकर 2 बात कहूंगा। क्या बात? इन्होंने कहा कि निवेश हुआ है, मैं निश्चित रूप से मानता हूँ निवेश हुआ, और मैं एक प्लांट लगा है रुद्रपुर में, और जो करोड़ों रुपए का कारोबार उसने किया है उत्तराखंड में। वो प्लांट क्या काम करता है? जो ऊर्जा विभाग में जो ठेकेदार काम करते हैं, वो जो रेट कोट करते हैं, वो चाइनीज कंपनियों की बड़ी बड़ी कंपनियां, ABB, श्वानक्लियर, सीमेंस, इन कंपनियों के रेट से टेंडर लेते हैं। और टेंडर पूरे कहाँ करते हैं? चाइना की C ग्रेड कंपनियों का माल रुद्रपुर लाते हैं, रुद्रपुर की लोकल कंपनी का ठप्पा लगता है, बिलिंग होती है और आ जाता है। उसी को प्रधानमंत्री जी गिरना देखिए, वो रुद्रपुर में कितना बड़ा टेंडर दे दिया। और हमारे उत्तराखंड के ऊर्जा विभाग में घटिया क्वालिटी के माल की सप्लाई ये लोग कर रहे हैं। इसी को ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, हम इसको इनकी कमी बताते हैं। ये इनकी कमी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के रेट लेकर, उनकी दरों का पैसा लेकर और घटिया क्वालिटी का माल देना। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा कि जितने प्लांट लगे हुए हैं, सेनापुरी में लगे हैं, हरिद्वार की इंडस्ट्रियल एरिया में है, पंतनगर में, हल्द्वानी में है, जरा एक फैक्ट्री तो बता दी जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया हो। अभी तक तो मेरी नजर में एक भी फोटो नहीं आई। मुख्यमंत्री जी ने जब ये कहा था कि 3 लाख करोड़ का निवेश आएगा, MOU साइन हुए थे, आप मुझे उनका समीक्षा करके बता दीजिए कितने MOU साइन हुए और उसका कितना निवेश हुआ, उसका राज्य को कितना लाभ हुआ। असलियत में उत्तराखंड राज्य में प्रशासन चलाने के लिए भी 86,000 पद खाली है, जिसमें जैसे उदाहरण दूंगा कि वनों की रक्षा करने के लिए जो वन रक्षक है उनके 2300 पद खाली है, तो क्यों नहीं भर रहे? अभी पुलिस विभाग से लेकर तमाम जगहों पर खाली पड़े हैं। 4000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। हायर एजुकेशन की जो कीमत है वो 5 गुना से अधिक बढ़ा चुके हैं। आप उत्तराखंड में एक भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं कर पाए। पैरामेडिकल का स्टाफ आप राजस्थान और मध्य प्रदेश चला रहे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। हमें कह रहे हैं इन मुद्दों पर जनता के बीच में बात किए जाने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी अपनी गलती मानती है कि पिछले लंबे समय में वो बात नहीं हो पाई, लेकिन आज इन परिवर्तित यात्राओं में वही सब बात हो रही है और राहुल गांधी जी भी आएंगे तो वही बात करेंगे जो उत्तराखंड के व्यक्ति के मन में सबसे बड़े सवाल है, उन्हीं की बात हम करेंगे। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। पंकज पनोली जी का रुख कर लेंगे। पंकज जी क्या कहना चाहेंगे सर? सभी दलों की जो स्थानीय दलों की एकता की हम बात कर रहे थे, मेरा पहला सवाल भी आपसे उसी सिलसिले में था, लेकिन उसके आसार मुझे फिलहाल थपलियाल साहब और बाकी लोगों को सुनते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं। देखिए गरिमा जी, जो बाकी दलों के साथ संगठन की बात है, अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और पार्टी के कार्यकारिणी ने, कार्यकारी ग्रुप ने भी ये वो करा है कि हम अभी 70 की 70 सीटों पे जाएंगे। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है हमारा वोट परसेंटेज, जो एक क्षेत्रीय दल के पास वोट परसेंटेज होना चाहिए था, ये बात मानने की है कि कुछ सालों पहले हमारा वो बहुत कम हुआ है। एक तो वोट परसेंटेज की बात है, और दूसरी ये है कि जब तक हम 70 की 70 सीटों पे नहीं लड़ेंगे तब तक हमें कोई सीरियस लेगा नहीं। दूसरी बात ये है। तीसरी बात क्या है कि भाजपा का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें भाजपा ने बहुत सारी गलतियां करी है, बहुत सारी चीजों पे जनता भाजपा से त्रस्त है, लेकिन साइमल्टेनियसली कांग्रेस एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहा है। चाहे वो मूल निवास का मुद्दा हो, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, भू कानून का मुद्दा हो, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, अभी निहंगों वाला मुद्दा हो, उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखी, पहाड़ों में स्वास्थ्य, रोजगार और अस्पतालों का मुद्दा हो, कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। केवल एक मुद्दे में अवसरवादिता के लिए वो कांग्रेस बार बार वहां पे आई, अंकिता भंडारी का मुद्दा है। जब हम पूरे प्रदेश के मुद्दों को उठा रहे हैं, जब हम पूरे प्रदेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सारी चीजें हम पर, और ऐसा नहीं कि पब्लिक से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वी गेट वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक।
क्योंकि पब्लिक भी समझ रही है कि क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के आज देखोगे तो 90% जो है कैबिनेट कांग्रेस वाली है। ठीक है, देश में किसी भी प्रदेश में चले जाओ, कांग्रेस के विधायक ऐसे बिकते हैं जैसे संडे सेल लगी हो, 30%, 40%, 90% डिस्काउंट में। चाहे आप राजस्थान देख लो, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लो, चाहे आप किसी भी प्रदेश में देख लो, आप सबसे पहले बिकाऊ होता है कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस के एमपी, कांग्रेस के विधायक ये सेल पे लगे हुए हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी उन्हें कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब भाजपा को वोट देना, कांग्रेस को बीजेपी के विधायकों की कीमत। चलिए प्लीज, और ये इनकी जो है भाषा की मर्यादा है। अरे एक एक करके प्रदेश को चलाएंगे। आप देखिए कैसी भाषा की मर्यादा है, यहाँ पे एक महिला बैठी हुई है और इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आशीष जी आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आशीष जी में आपका ये है, जनता दे रही है भैया। देखिए पैनलिस्ट साहब सुनिए। अरे पंकज जी बोला था मैं आंखें बंद ठीक है, जो कमाना कमा लो। पंकज जी सुनिए मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए पंकज जी, आशीष जी रुक जाइए, आशीष जी चलिए, आशीष जी आप रुक जाइए सर, हो गया सर। और पंकज जी आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैडम अब आप भी रुकिए ना प्लीज, बीच में मत बोलिए मैडम। हनी पाठक जी बिल्कुल मत बोलिए। पंकज जी आप किसके विधायक कितने करोड़ में बिक रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा? इस पर टिप्पणी करने से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आज हम कांग्रेस के साथ हो जाएं और पता चले कि हमारी सरकार भी बन गई, और जैसी सरकार बनी उसके 2 महीने के अंदर, मध्य प्रदेश का एग्जांपल आपने देखा, वहां तो कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में थी। मध्य प्रदेश का एग्जांपल सबके पास है। आप खुद के दल को मजबूत करिए ना। आपने क्या कसम खा रखी है कि आपको किसी बड़े दल के साथ में जाके सत्ता में आना है? देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। अच्छा, क्या बात है, चलिए ठीक है। कांग्रेस का जो भी जीतता है वो सेल पे है, भाजपा के लिए ऑल टाइम सेल। पंकज जी, कांग्रेस को वोट मिले, बीजेपी को वोट मिले, दोनों एक ही दल हैं, ये सब गया किनारे। आप ये बताइए यूकेडी क्या कर रहे हैं? हमको सिर्फ उससे मतलब था, आपने किसके विधायक कितने में बिकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कोई कितने में भी बिके, आपका क्या है? मैं बताता हूँ गरिमा जी, मैं बताता हूँ बीजेपी यूकेडी क्या कर रही है, बस हमें उस पर जवाब चाहिए था। हाँ मैं वो जवाब दे रहा हूँ आपको, 10 सेकंड दो, 10 सेकंड। हाँ 10 ही सेकंड है, अब समय है नहीं। हाँ ठीक है, यूकेडी जो है बूथ लेवल कार्यकर्ता, बूथ लेवल सम्मेलन और हमारे टिकट फाइनलाइजेशन की तरफ को काम कर रही है। ठीक है, और चलिए बस इसी का इंतजार है। बाकी आपने जो कुछ और कमेंट्स किए ना, वो तो बहुत बड़े हो गए कि भाई कांग्रेस को वोट देना बीजेपी बराबर है। ये तो मतलब मेरे दिमाग में बैठ नहीं पा रहा है, मैं इसको कैसे समझूं, इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मेरे दिमाग में आ नहीं पा रहा। खैर चलिए, थपलियाल साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन, जल्दी से छोटा सा। थपलियाल साहब। हाँ देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का जो रुख है वो वैसे ही है जैसे हमारे पहाड़ में मनसा बाघ होते हैं ना, जो मैनीटर, उनके सामने जो आ रहा है उसको निकल जा रहे हो। चाहे वो आम आदमी पार्टी का चड्ढा आया उसको निकल लिया, चाहे अजीत पवार आया उसको निकल लिया, चाहे टीएमसी के दिग्गज जिनको हम सपने में नहीं सोच सकते थे उनको निकल लिया। ये बहुत खतरनाक मैनीटर हो चुकी है और इससे पार पाना बहुत कठिन है। चलिए ठीक है, बहुत सदैव करना। अब देखिए उससे तो सिर्फ जनता ही आपको पार दिला सकती है। खैर कौशिक जी कुछ छोटा सा रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, इस समय की जो भाजपा है वो हरीश रावत सरकार के समय जो कांग्रेस टूटी उस ग्रुप में और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो पैक्ट हुआ था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। जो भाजपा से कांग्रेस से भाजपा में आए हैं उनका नाम टिकट काट सकते, ना उनके मंत्री पद आप जो है छीन सकते। तो ये भाजपा की लिमिट्स हैं और इससे भाजपा पार नहीं पा सकती, क्योंकि ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की है। ये प्रदेश स्तर पे इसका समाधान नहीं हो सकता। जी ठीक है, चलिए हनीश जी कुछ कहना चाहेंगे? मैम कुछ बातें तो मेरे समझ में ही नहीं आई कि भाई आप और कांग्रेस कब टीम ए और टीम बी बन गए।
देखिए ऐसा है, इसका जवाब तो शायद आपके पास भी नहीं होगा। हनी जी, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे पास है, मेरे पास ठीक है, 10-10 सेकंड दूंगी, बस 10-10 सेकंड दूंगी। आशीष जी, अगर ऐसे करेंगे किसी को बोलने का नहीं। मैम, हनी जी बहुत जल्दी कंप्लीट करिएगा, हमें आशीष जी को भी सुनना है। हाँ देखिए गरिमा जी, हम देखते हुए जनता से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे काम को देखकर वोट करिएगा। ये अपील है, जवाब नहीं। सॉरी चलिए ठीक, ये अपील है, जवाब नहीं। आशीष जी, जवाब अगर देना है तो बोलिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। हाँ। मैंने कहा काम बोलता है अब हनी जी फिर गलत बात है। हाँ बोलिए। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आइडियोलॉजी पर, हिंदुत्व पर, सांप्रदायिकता पर सरकार बनाई और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि हम बहुत अच्छे काम करेंगे और जनता को उन पर बहुत अधिक विश्वास था। लेकिन जब 2019 आते आते विश्वास खत्म हुआ तो कभी पुलवामा के नाम पर, और उत्तराखंड का चुनाव में बार बार कहता हूँ ये भी कमियां थी। मैं जवाब चाहती थी कि भाई आपको जाने वाला वोट बीजेपी को कैसे मिल जाएगा पंकज जी। खैर, हम इस पर अगली किसी चर्चा में आपसे जरूर जवाब लेंगे। वक्त की कमी, अपनी चर्चा को रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मौजूद मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो 27 का चुनाव बहुत नजदीक है, सभी दलों के अपने अपने दावे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। किसी का कहना है कि हम इन दावों के माध्यम से आम जनता के मन में जगह बना पाएंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम सरकार की कमियों को जनता तक लेकर जाएंगे और उसके बाद असल सच से रूबरू कराएंगे। लेकिन 27 में जनता किसका साथ देती है, देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते हुए के न्यूज़ इंडिया, नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों